हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। देखो, कुछ चैप्टर्स जो है ना वो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पीडीएफ विपिन सर ने बनाए ही नहीं। हम ये जो रिवीजन कर रहे हैं वो विपिन सर के पीडीएफ से कर रहे हैं। तो उन चैप्टर्स का अगर आपको रिवीजन करना है तो आप ना सर के चैनल पे या फिर फिजिक्स वाला पे जाके रिवीजन कर सकते हो। मैं नीचे लिस्ट लिख दूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स है जिसका सर ने पीडीएफ नहीं बनाया है। ठीक है, तो आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर करने वाले हैं। तो देखो, जो लिविंग वर्ल्ड है ना बहुत डाइवर्स है। उसमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो रॉजन ने दिया था। इसको पॉपुलराइज्ड जो है वो सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने किया था। एक नोट है, ये जो डाइवर्सिटी या हेट्रोजेनिटी है ना वो ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। हम देखो स्पीसीज देखेंगे कि अर्थ पे कितनी स्पीसीज, जैसे जो एंट है उसकी मोर देन 20,000 स्पीसीज हैं, ऑर्किड्स की 20,000, फिशेस की 28,000, बीटल जो है वो 3 लाख स्पीसीज हैं। ठीक है, अब हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। 3 लेवल होती हैं। तो अब हम लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। 3 लेवल्स होती हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो एक सिंगल स्पीसीज ना जेनेटिक लेवल पे दिखाएगी। जैसे इंडिया के पास ना मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं राइस की और 1,000 वेराइटीज़ होती हैं मैंगो की। एक प्लांट है जो कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, जेनेटिक वेरिएशन जो हिमालयाज पे उगता है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन दिखाता है इन द पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल। कौन सा केमिकल है वो रिजरपीन। ठीक है, अब स्पीसीज देखेंगे तो डाइवर्सिटी स्पीसीज लेवल पे होती है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके पास ग्रेट एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लेवल पे होगी। जैसे इंडिया में डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, ईस्चुरीज एंड एल्पिन मीडोज हैज़ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री के मुकाबले। जैसे नॉर्वे के मुकाबले इंडिया में ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब जो अभी हमने देखा था रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये प्रेजेंट होता है जो हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेजेंट है ना, इसके पास मोर रिजरपीन स्टोर होता है जो कि हाइपरटेंशन ट्रीट करने में यूजफुल होता है। अब हम कुछ स्पीसीज काउंट देखेंगे अर्थ पे और इंडिया पे। देखो, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि 20 से 50 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज हैं, लेकिन जिनका हम मानते हैं वो है रॉबर्ट में। उन्होंने बोला था देयर कुड बी 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती है, जिनमें से 11% हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। मतलब अब और एक नोट है कि जो स्पीसीज इन्वेंशन है ना वो टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। ठीक है, चलो, आउट ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ देखो 70% एनिमल्स होते हैं जिसमें से भी 70% इंसेक्ट्स होते हैं। जो फंजाई की स्पीसीज है वो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स को कंपैरिजन में अगर हम इनको मिला लेना तो इन सबसे ज़्यादा फंजाई की स्पीसीज होती है। जब प्लांट्स ऑफ फंजाई के हम मिलाएं तो 22% ऑफ टोटल स्पीसीज बनती है। जो इंडिया है इसमें सिर्फ 2.4% लैंड का एरिया कवर करता है, फिर भी जो 8.1% बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करेगा ये इसको वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बना देगा। क्योंकि सिर्फ 2.4% लैंड एरिया यूज़ कर रहा है, सिर्फ उतनी ही लैंड है उसके पास, और बायोडाइवर्सिटी देख रहा है उससे 4 गुना दे रहा है, इसलिए 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। अब जो इंडिया है उसके पास मोर देन 45,000 प्लांट स्पीसीज हैं, मोर देन 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, 1 लाख प्लांट स्पीसीज हैं, 3 लाख एनिमल स्पीसीज अभी जो एक्सप्लोर्ड होना बाकी है। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड होना बाकी है। एक नोट है, जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट गुड टू आइडेंटिफाई प्रोकैरियोटिक स्पीसीज। हाँ, जो भी हमारी कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स है ना उनसे हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ अबंडेंस देखेंगे हम वेरियस ग्रुप्स में। जैसे ये इनवर्टिब्रेट्स देखेंगे, इसकी एक ट्रिक है कि IOMC, जैसे MC इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाली होती है तो हम ऐसे बोलते हैं जैसे IOMC। ठीक है, तो I से इंसेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, फिर मोलस्क सबसे ज़्यादा हैं, और नहीं फिर अदर एनिमल ग्रुप सबसे ज़्यादा हैं, फिर मोलस्क सबसे ज़्यादा हैं, देन क्रस्टेशियंस। तो IOMC मतलब इंसेक्ट्स जो है यहाँ पे मैक्सिमम है। अब वर्टिब्रेट्स कैसे याद रखेंगे? जो राम है वो बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाता है, तो हम कैसे याद रखना है? FB राम। तो F से फिशेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर बर्ड्स हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर एम्फीबियंस हैं और फिर मैमल्स आते हैं। अब प्लांट्स में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनको याद रखना। तो एंजियोस्पर्म्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं और डोमिनेटिंग प्लांट्स हैं। सेकंड नंबर पे फंजाई आती है। ठीक है, अब दूसरे बचे हुए को याद रखने की ट्रिक है अ मोस्ट फेमस लाइकेन। ठीक है, A से एल्गी, M इज मोस्ट, F फेमस से फर्न्स, ठीक है, और लाइकिन से लाइकिन। ऐसे हमको इनको याद रखना है। ठीक, चलो अब हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सन है, ठीक है, ये इक्वेटर है,
जो ये वाला एरिया है ट्रॉपिक्स आएगा और उसके ऊपर नीचे वाला जोन जो है वो टेम्परेट जोन आता है। अब टेम्परेट जोन पे क्या होता है ना कि सोलर इनपुट कम मिलता है, कम सनलाइट आती है, तो जैसे ग्लेशियर्स वगैरह है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं। और जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें सोलर इनपुट ज़्यादा होता है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, डिस्टर्बेंसेस कम होंगे, तो स्पेशिएशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन्स। ठीक है, तो देखो टेम्परेट जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं लेस सीजनल होते हैं, इसलिए यहाँ पे नीच स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा स्पीसीज हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट एरियाज। अब हमको यहाँ पे ये समझने की बात है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं हमारी नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो हैं वो कम होती जाती हैं। जैसे कोलंबिया जो इक्वेटर पे है उस पर 1400 बर्ड स्पीसीज़ होती हैं, तो जैसे ही हम थोड़े से दूर जाएंगे दैट इज़ नियर इक्वेटर मतलब इंडिया में बर्ड्स की 1200 स्पीसीज़ हैं। फिर हम 41 डिग्री जाएंगे तो न्यूयॉर्क में 105 बर्ड स्पीसीज़ हैं, और हम 71 डिग्री पर जाएंगे मतलब ग्रीनलैंड में तो 56 बर्ड स्पीसीज़ हैं। देखो जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ गए स्पीसीज़ कम होती गई। अब एक फॉरेस्ट है जैसे ट्रॉपिक रीजन्स में कौन सा इक्वेडोर, उसके पास 10 टाइम्स मोर वस्कुलर प्लांट्स हैं एज कम्पेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट कौन सा, एज इन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, सेम एरिया का फॉरेस्ट लेंगे लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेडोर है उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा वस्कुलर प्लांट्स हैं। यहाँ पे देखना है हमको कि अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसको हम लंग्स ऑफ प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन बनाता है। अभी यहाँ पे मोर देन 2 मिलियन स्पीसीज यहाँ पे डिस्कवर्ड होना बाकी है। देखो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के पास अभी 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 40,000 प्लांट्स हैं, 3,000 फिश हैं, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 एम्फीबियंस, 427 मैमल्स और 378 रेप्टाइल्स। ठीक है, हम लोग को याद कैसे रख सकते हैं क्योंकि फेसबुक हमेशा अमर है, क्योंकि हमेशा ही चलेगा, कब से चलते आ रहा है, तो FB अमर, इनसे आप याद रख सकते हैं। जिसमें जो एम्फीबियंस और मैमल्स है ना इन दोनों के सेम अमाउंट है इन दोनों का। अब हम देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये किसने प्रपोज किया था, जर्मन नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। इन्होंने क्या बताया था कि जो स्पीसीज रिचनेस है विद इन आ रीजन, जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ते जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, क्योंकि एक लिमिट के बाद जो है हमको उस स्पीसी एरिया से नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया एरिया और स्पीसीज रिचनेस का, तो हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिला जिसकी इक्वेशन थी S = CA⁴ Z। ठीक है, लेकिन ना हम डिफरेंस ऐसे जैसे हमने इस पे ये 3 पॉइंट रखे तो हम इस पे डिफरेंस नहीं पता लगा पाएंगे। तो हम अच्छे से डिफरेंस बता पाएँ आपस में जो क्लोजेस्ट पॉइंट उनके बीच का, तो हमको लॉग कर्व चाहिए था, तो हमने लॉग स्केल पे इसको ड्रॉ किया और हमको स्ट्रेट लाइन मिली। इक्वेशन क्या मिली, log S = log C + Z log A। तो इसमें जो S है वो स्पीसीज रिचनेस है, A एरिया है, C Y इंटरसेप्ट है और Z जो है वो स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। तो अब ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो रिग्रेशन मींस रेजिस्टेंस, मतलब Z अगर बढ़ेगा तो कर्व जो है स्टीपर होगा। स्टीपर किसको बोलते हैं, जैसे एक सीढ़ी मान लो उसके ऊपर ना आपको चढ़ना मुश्किल होता जाएगा तो वो स्टीपर होती जा रही है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजिंग विथ एरिया विल बी लेस। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जा रहे हैं अब हमको कम स्पीसीज मिलेंगी। नॉर्मली जो है Z की वैल्यू 0.1 to 0.2 होती है सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स की, सारे स्पीसीज की, सारे रीजन्स की। ठीक है, लेकिन लार्ज एरिया देखेंगे जैसे पूरा कॉन्टिनेंट देख रहे हैं तो Z की वैल्यू 0.6 to 1.2 हो सकती है, मीन्स 6 गुना ज़्यादा है मोर देन यूजुअल, तो हमको कर्व जो है वो स्टीपर मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, Z = 1.15 फॉर फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इनकी Z की वैल्यू 1.15 होती है। अब हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। आखिर इनकी इम्पॉर्टेंस है क्या, ऐसे इकोसिस्टम जिनके पास ज़्यादा स्पीसीज होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस वेरिएशन होगा इन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेस वेरिएशन मतलब ये स्टेबल ज़्यादा होगी। अब अगर प्लांट्स ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे तो मतलब वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा आएंगे ना उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खाना है तो एनिमल्स ज़्यादा आएंगे उस जगह पे। और ऐसी जगह जो है ना मोर रेजिस्टेंस और रिजाइलियंस होती है। क्यों, किसके लिए, जो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, अगर वहाँ स्पीसीज ज़्यादा है तो वहाँ पे मोर रेजिस्टेंस होता है और मोर रेजिस्टेंस टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। देखो जहाँ ज़्यादा लोग हैं एक जगह के वहाँ पे एलियन स्पीसीज का आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक डेविड टिलमैन था, उन्होंने लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट किया था ऑन आउटडोर प्लॉट्स, जहाँ उन्होंने क्या बताया कि द प्लॉट विथ मोर स्पीसीज
ऐसे प्लॉट जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज थी वहाँ पे लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा था बायोमास में। मतलब अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी ज़्यादा कब है? जब स्पीसीज ज़्यादा हैं। ठीक है, अब एक रिविट पॉपर हाइपोथेसिस थी, ये किसने दी थी? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच ने दी थी। उन्होंने एरोप्लेन को पूरा इकोसिस्टम माना। ठीक है, उसमें जो राइवेट या जो बोल्ट लगे हुए हैं उनको स्पीसीज माना। अब उन्होंने बोला कि जो भी पैसेंजर आ रहा है एरोप्लेन पे, अगर वो एक एक करके, देखो शुरू में मान लो कोई सीट है, सीट का बोल्ट निकाल लिया तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट धीरे धीरे जैसे वो बोल्ट निकालते जाएंगे, मतलब ज़्यादा स्पीसीज एक्सटेंड हो जाएंगी, तो जो हमारा इकोसिस्टम का जो स्टेबलाइजेशन है, जो स्टेबलमेंट है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर कोई जो पैसेंजर है जो विंग पे लगा हुआ राइवेट निकाल ले रहा है तो क्या होगा? अगर विंग का राइवेट निकाल दिया तो प्लेन उड़ कैसी पाएगी? तो जो उन्होंने उसको बताया की स्पीसीज, ठीक है, मीन्स ऐसी स्पीसीज जो डिफरेंट फूड चेन को कनेक्ट कर रही हैं, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो हमारे इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? कि जो की स्पीसीज हैं फंक्शनल रोल निभाती हैं, बहुत क्रिटिकल फंक्शनल रोल निभाती है इकोसिस्टम में। अब हम देखने वाले हैं कुछ लिस्ट्स, जैसे IUCN 204 रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट उन्होंने डॉक्यूमेंट की थी कि कितनी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। अराउंड 784 स्पीसीज, जिसमें 359 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 338 वर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं लास्ट 500 ईयर्स में। ठीक है, और लास्ट 20 ईयर्स में देखें अगर हम तो 27 स्पीसीज डिसअपियर हुई हैं। अराउंड 15,500 प्लस स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। लेकिन जिसमें से भी इंडिया में ना 700 स्पीसीज जो हैं जो खतरे के इंस्टिंक्ट होने के तरफ बढ़ रही हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे परसेंटेज दिया है कि कितने परसेंटेज स्पीसीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं। जैसे एम्फीबियंस 32%, उससे सिर्फ 1% कम जिम्नोस्पर्म मतलब 31%, मैमल्स 23% और बर्ड्स जो हैं वो 12%। मतलब सबसे ज़्यादा कौन वल्नरेबल है? एम्फीबियंस बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सटिंक्शन के। देखो कुछ स्पीसीज हैं जो अपने नेटिव एरिया से एक्सटेंड हुई हैं रिसेंटली, जैसे डोडो मॉरिशस से एक्सटेंड हुई है, क्वागा अफ्रीका। अब इनका नाम देखना, अब नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से हैं, क्योंकि हमारे पास तो 4 ऑप्शन आएंगे तो हम आसानी से पता लगा लेंगे। क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन में टी और ए ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काऊ रसिया और वाली जावन और कैस्पियन जो है 3 सब स्पीसीज हैं टाइगर की। आई रिपीट, सब स्पीसीज हैं टाइगर की। देखो ह्यूमंस जब अर्थ पे आए उसके पहले भी ना हमारे पास 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। अब जो हो रहा है करंटली वो 6 एपिसोड हो रहा है, लेकिन ये 100 से 1000 टाइम्स तेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे पॉल्यूशन बढ़ गया है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया, तो हमारे कारण ये जो एक्सटिंक्शन है उसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम रीजन देखें बायोडाइवर्सिटी लॉस के, आखिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो क्यों रही? तो हमारे पास ईवल क्वार्टेट बनता है, मीन्स 4 रीजंस बनते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस का। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये मेजर रीजन है। जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करते थे 14% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, जो अभी सिर्फ 6% बचे हैं। ठीक है, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट काटा जा रहा है टू ग्रो सोयाबीन ग्रो करने के लिए और ग्रासलैंड बनाने के लिए, ताकि हम बीफ कैटल रेज कर सकें। और जो माइग्रेटरी मैमल्स एंड बर्ड्स हैं जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए थी, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि हम छोटे छोटा हिस्सा काटते जा रहे हैं ना, तो उनको तो लार्ज टेरिटरीज चाहिए थी, तो इसलिए अब वो आते नहीं हैं अभी, इसलिए ये मेजर लॉस है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब हम देखेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमारा जो नीड है ना अब ग्रीड में बदल गया है, तो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं चीज़ों के। जैसे लास्ट 500 ईयर्स में कुछ एनिमल्स है जैसे पैसेंजर पीजन, स्टीलर सी काऊ एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। जैसे जो मरीन फिशेस हैं हम उनको ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड कंडीशन में आ गई हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या होता है कि कोई आउटसाइड से कोई स्पीसीज हमने ले आई, तो उस एरिया में ले आई, तो उस एरिया की जो इंडिजीनियस स्पीसीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। जैसे नील पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, उसके कारण क्या हुआ था? एक्सटिंक्शन हो गया था 200 प्लस स्पीसीज ऑफ सिस्लेट फिश इन द लेक। ठीक है, एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसका साइंटिफिक नेम क्लैरियस ग्रैपिनस होता है, वो स्ट्रेस कर रही है टू इंडिजीनियस कैटफिशेस इन इंडियन रिवर्स, मीन्स इंडियन रिवर्स में जो ऑलरेडी कैटफिशेस थी ना
उनका अच्छे से वो नहीं रह पा रही हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई उनकी। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश इंट्रोड्यूस कर रही है। कैरेट ग्रास है, इसको हम पार्थेनियम बोलते हैं, लेंटेना एंड वाटर हाइसिंथ को इकॉर्निया भी बोलते हैं, आर ऑल्सो इन्वेजिव वीड्स। ठीक है, को एक्सटेंशन मीन्स ऐसे दो लोग जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकें, मतलब उनके बीच में कंपलसरी रिलेशनशिप होगा। मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इस एक स्पीसीज़ की बात हो रही है। जैसे अगर कोई पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया है तो वो जिस प्लांट को पॉलिनेट करता था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कोई होस्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है तो जिसका जो पैरासाइट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बायोडाइवर्सिटी क्यों बचानी है? ठीक है, क्योंकि देखो वी सेल कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एज लॉस ऑफ, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो क्या क्या होगा? प्लांट का प्रोडक्शन कम जाएगा, जो भी हमको रेजिस्टेंस मिला है ना इन्वायरमेंटल कैलमिटीज जैसे ड्रॉट वगैरह, बाढ़ वगैरह, उससे भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और प्लांट प्रोडक्टिव में वेरिएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, कि वाटर यूज़, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल, ये सब बढ़ जाएगी। तो हम 3 ब्रॉड हमने क्लासीफाई कर लिया कि हमको क्यों बचानी है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, जिसमें क्या होगा? जैसे ह्यूमन डराइव मैनी, हम ना बहुत सारे डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं नेचर से। जैसे क्या क्या ले रहे हैं बताओ? फूड ले रहे हैं, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेडिसिन, और मोर देन 25% मेडिसिन जो है ना वो हम 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट से ले रहे हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि हम जो है जो भी हम इकोसिस्टम से बेनिफिट ले रहे हैं हम उस पर प्राइस टैग नहीं लगा सकते। जैसे हमको नेचर से ऑक्सीजन मिल रहा है, सोचो एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का आता है, तो हम तो भाई ये तो फ्री की चीज़ें हैं ना जो हम ले रहे हैं। जो पॉलिनेशन हो रहा है बीज से, बम्बल बीज से, बर्ड्स से, बैट्स से, एस्थेटिक प्लेजर जो हम देखते हैं, फ्लावर्स आसपास, जो हमारा सनसेट देखते हैं, मॉर्निंग देखते हैं, इन सब चीज़ों पे हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स क्या बोल रहा है कि ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम जितनी भी अर्थ पे स्पीसीज़ हैं उनके अच्छे से केयर करें, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हम, जो हमारी प्रेजेंट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम अच्छे से हमारे नेक्स्ट जनरेशन को प्रेजेंट करें। तो हमारी मोरल ड्यूटी बनती है हमारी स्पीसीज़ की केयर करने की। ठीक है, ये हमने 3 चीज़ें देखी। अब बचाना तो हमें पता चलेगा, बट अब हमें कैसे बचाना है? तो 2 मेन मोड्स है कंजर्वेशन के, एक इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में है ऑन साइट, मतलब हमको जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसी जगह उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे अगर हमको एक टाइगर को बचाना है तो हमको पूरा फॉरेस्ट बचाना पड़ेगा, मतलब वो पूरा इकोसिस्टम हमको बचाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स सीटू या ऑफ साइट क्या होता है? यहाँ पे जो इंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीसीज़ है उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखेंगे और उस इन्वायरमेंट को हम उनके नेचुरल हैबिटेट जैसे बनाएंगे। अब कुछ इन सीटू का एग्जाम्पल देखेंगे। पहले होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, हॉट स्पॉट्स ये रीजन्स है जहाँ पे हाई नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं, और इन्हीं रीजन्स में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी होता है। एंडेमिज्म क्या होता है? मीन्स जो स्पीसीज है वो उसी जगह पे कन्फाइंड होंगी और कहीं भी नहीं मिलती हैं। अब टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। पहले 25 थे, बाद में 9 ऐड कर दिए, जिसमें से 3 जो है वो इंडिया में है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। जो हॉट स्पॉट्स हैं सिर्फ 2% ही लैंड एरिया कवर करते हैं अर्थ का, लेकिन फिर भी उसमें 30% से ज़्यादा स्पीसीज़ रहती हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है ना, वर्क फोर्स बहुत कम है, तो ये हमारा क्लेवर डिसीजन है कि जो हॉटस्पॉट्स जहाँ है ना हम वहीं पर उनको कंजर्व करें। हमको एक अलग से पार्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? 14 इन नंबर होती हैं, नेशनल पार्क 90 हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 इन नंबर, ये भी इन सीटू के अंदर आता है। अब सेकेंड ग्रुप्स क्या हैं? कुछ ट्राइब्स जो है ना वो नेचर को उनकी माँ मानते हैं, और जो कंजर्वेशन है नेचर का वो उनका ट्रेडिशनल और रिलीजियस एथिक्स के अंदर आता है। तो कौन कौन सी सेकेंड ग्रुप्स हैं? जैसे खासी एंड जयंती हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुज चंदा बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा, इनको हम सेक्रेड ग्रुप्स के रूप में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब कुछ एक्स-सीटू कंजर्वेशन मेथड देखेंगे, जिसमें जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम एनिमल्स को जू के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पर अंडर ह्यूमन केयर, नहीं तो एनिमल जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा उसके नेचुरल हैबिटेट से। बॉटेनिकल गार्डन में हम प्लांट्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में कंजर्व कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में क्या है, ये जू जैसी है, बट पीपल जो है ना वहाँ व्हीकल से घूमते हैं और एनिमल्स को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पार्क कमर्शियल व्हीकल भी अवेलेबल होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स, सीड्स, टिश्यूज। क्यों? फॉर टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स और स्पर्म्स एक्सेट्रा अंडर -190 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम रखते हैं। ठीक है, और हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं फॉर फर्दर यूज़। अब जो अर्थ समिट था ये हमेशा आता है, भूलना मत। अर्थ समिट 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक, अब जो वर्ल्ड समिट है अर्थ समिट के 10 साल बाद हुआ था, मतलब 2002 में।
क्यों? ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जहाँ पे प्लेज ली थी टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल। कब तक कर देना चाहिए था? 2010 तक हो जाना चाहिए था। ये कंप्लीट चैप्टर है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।